लॉ। चलिए आगे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने जो कूलम का नियम पढ़ा था, फोर्स की जो वैल्यू पढ़ा था, उस केस में जो चार्ज हमारे थे बालक, उनके बीच में जो मीडियम की अगर बात करें, मान लेते हैं यहाँ चार्ज Q1 था और यहाँ चार्ज कितना था Q2, इनके बीच मीडियम कैसा था? बिल्कुल एयर था या फिर वैक्यूम था। अब मान लेते हैं कि इसमें कोई मीडियम आ गया, आपने कोई मीडियम भर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हवा छोड़ करके, ठीक है, एयर के लिए बात कर चुके हैं, एयर छोड़ के आप कोई भी मीडियम इसमें डाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई मीडियम आ गया बालक इसमें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। तो इस केस में देखो बालक, फोर्स हो जाता है, फोर्स फॉर मीडियम, FM लिख रहे हैं, ठीक है, फोर्स फॉर मीडियम, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाई R², यही होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो K की वैल्यू होती है, K, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, 1 या ग्रेटर देन 1 ऐसा सपोज करते हैं, ठीक है, या होता भी है। K की वैल्यू देखिए, एयर या वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1 होता है। बाकी कोई भी मीडियम आ जाए उसके लिए हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो K की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा हमेशा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। K को बालक कुछ बोला जाता है, K क्या बोलते हैं पता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा नहीं था? चलिए कोई नहीं, तो याद रखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखिए बालक, अगर इस पूरे वैल्यू को उठाया जाए, एप्सिलॉन नॉट इंटू K, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता था? एप्सिलॉन नॉट क्या होता था बालक? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही बोलते थे। एप्सिलॉन नॉट इंटू K को बोला जाता है एप्सिलॉन M। इसको बोला जाएगा बालक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ से K को थोड़ा वैल्यू निकालते हैं। K इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है क्या? एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट। K को पता है क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है बालक क्या? एप्सिलॉन R। इसको बोला जाता है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन R को बोला जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना चाहें अगर, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, FM इज इक्वल टू बालक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया एप्सिलॉन M कर दें। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या बोले? एप्सिलॉन M, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R², ठीक है। चलिए बालक, अब तो अंदर आके क्या मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसको नोट करिए थोड़ा सा, कुछ और रेशियो निकालते हैं आगे चल के अभी, या इसी में आगे एक चीज और देख लो। अगर मीडियम की बात करें बालक, तो फॉर एयर के लिए अगर बात करते हैं, एयर या वैक्यूम के लिए, तो K की वैल्यू कितना होता है? 1। K की वैल्यू कितना होगा? 1। दूसरा, चलते आइए, अगर मेटल की बात करते हैं, अगर इसके बीच में कोई मेटल आ गया, तब K की वैल्यू कितना बालक? इनफाइनाइट, ठीक है। मेटल के लिए K की वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं बोला है कि दो चार्ज हमारे पास है, अगर उनके बीच में कोई मेटल आ गया, तब बताइए फोर्स कितना? भाई K की वैल्यू इनफाइनाइट है, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा? कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या होगा बालक? 0 होगा। K इनफाइनाइट तो F 0 आएगा पक्का? कोई और? 0 आएगा। कितने लोग इनफाइनाइट? कोई नहीं, चले 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर F इज इक्वल टू अगर निकालोगे तो K डिवाइड में है, ठीक है, K डिवाइड में है, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा बालक इस केस में? 0। ये बात ध्यान रखना, अगर दो चार्ज के बीच में अगर मेटल आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वो काम करेगा, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है, इसलिए आप याद रखेंगे। तीसरा आता है
इसके बाद फॉर एनी अदर मटेरियल की बात करते हैं। इसके बाद किसी भी अदर मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में वाला k की वैल्यू जो होगा वो लेस देन इनफाइनाइट होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, बाकी अदर मटेरियल के लिए आपको गिवन रहेगा, लेकिन इन दोनों के लिए आपको याद रखना है कि एयर के लिए 1 होता है और मेटल के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो नोट करते करते मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आ जाता है तो फोर्स इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? पहले से इंक्रीज होगा। मुझे नहीं पता, मुझे मत देखो। डिक्रीज कैसे वाला? सर वहाँ पे अगर हम लोग नीचे सर वो डिनोमिनेटर में है ना, तो हाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये देखो वाला डिवाइड में है, अगर किसी भी क्वांटिटी में अगर डिवाइड करो किसी नंबर से तो वैल्यू पहले से बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो के की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने की वजह से। और सब लोग टाइम से आया करो बालक, थोड़ा पहले निकलिए। कोचिंग 8 बजे खुल जाता है, चाहो तो 8 बजे आ जाया करो, ऐसे ही मतलब बैठ के पढ़ा करो। क्या करो घर पे या रूम पे, कोई काम रहता है कि सो के जगते हो 8 बजे तक? कितने लोग 8 बजे तक सो के जगते हैं? कोई नहीं? 9 बजे 9 बजे नहीं तो अगर 9 बजे सो के जग रहे हैं तो इसका मतलब 2-3 बजे तक आप पढ़ रहे हैं फिर, पक्का? सही में ना? ठीक है, नहीं हमको भरोसा है, ठीक है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको आप याद रखेंगे। हो गया? अच्छा, मैंने एयर के लिए कितना फोर्स होता है या वैक्यूम के लिए वो आपको पढ़ा दिया था, याद है सबको? ठीक है, तो मान लेते हैं बालक, अगर एयर के लिए फोर्स F है और मीडियम के लिए फोर्स कितना है, Fm है, तो इसका रेशियो कितना आएगा? F/Fm। F पता है फोर्स कौन सा है एयर के लिए, जो कल पढ़े थे आप लोग, ठीक है। Fm क्या है, फोर्स है किसके लिए, मीडियम के लिए, ये अभी पढ़े हैं। तो अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा? 1/k। के के टर्म बताइए, के के टर्म में है 1/k। 1/k। और कोई बताइए? के आएगा। और कोई बताइए? 1/ε0। वो तो कट जाएगा बालक, के के टर्म बताइए, ε0 टर्म मत बताइए हमको। चलो देखते हैं बालक, फोर्स याद है एयर के लिए, यही था क्या? कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। डिवाइड में क्या करना है, 1/4πε0 इंटू के, Q1 Q2/r²। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? ये पूरा कट गया। फाइनली बचा क्या, देखो 1/1/k बचा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखो के जो ये दो है 1/k डिवाइड में है, ये के का क्या हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो F/Fm इज इक्वल टू कितना आएगा, के आएगा। ये रेशियो आप याद रखेंगे। मीडियम में एप्सिलॉन m, इस पूरे को हाँ हाँ यहाँ लिख सकते हैं,
ठीक है। तो अब साइलन तब वो आ जाएगा, अब साइलन m बाई अब साइलन नॉट आ जाएगा रेशियो, वहीं अब फिर ये अब का आ जाएगा, कुछ उल्टा आ जाएगा। फिर हम k के टर्म में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, कट करिए, k को मिलने दीजिए। बोलो वाला, कोई दिक्कत है इसमें? किसको? वो कुछ नहीं, बस वैसे मैं लिख दिया हूँ कि इसको आप साइलन m बोलते हैं, तो एक अलग फार्मूला आपको बता दिया गया, आपका मन उसको लगाइए, आपका मन इसको लगाइए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको यही यूज करना होगा, वो नहीं यूज करना होगा। वो बस अलग अलग तरीका है लिखने का फार्मूले को, ठीक है फार्मूला एक ही, बस वो अलग तरीके से लिखा गया है। बोले इसको हटाएं, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। चला जाके हमको पता चल गया है ये बात कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में अगर कोई मीडियम आता है तो फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा एक तरीका और भी हो सकता है क्या? आर दिख रहा है, आर स्क्वायर, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करें तो फोर्स क्या होगा? फोर्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और कोई मीडियम आता है तब भी फोर्स क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो हमको अब ये जानना है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने की वजह से डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो जो फार्मूला तुम लोग बालक पढ़े हो, थोड़ा सा उसी को अरेंज करेंगे आपस में। तो मैं कुछ मिटा नहीं रहा हूँ, बस इसी को लेके आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है क्या? इनटू, ठीक है थमो बालक, लो अब ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और देखो अगला स्टेप समझना, और समझ में आ जाए तो बताना। आर रूट के का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? अगर आप स्क्वायर करेंगे तो सेम चीज मिलेगा या सेम चीज मिलेगा? रूट के आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के का स्क्वायर के, सेम चीज मिल गया, ठीक है। अब आर रूट के की बात करें तो इसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या हो गया? आर डैश इज इक्वल टू आर रूट के। तो एफ एम इज इक्वल टू बालक लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर डैश का क्या? स्क्वायर। तब हमारा जो फाइनल फार्मूला आता है, अगर डिस्टेंस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक साथ अगर देखा जाता है तो डिस्टेंस किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो रूट के टाइम्स डिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। इसी वजह से फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। देखो जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो आता है यहीं से है, पहले स्टेप ये होता है, उसके बाद ये आता है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने की वजह से होता क्या है कि जो डिस्टेंस हमारा है वो रूट के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है वही चीज़, बस हमने थोड़ा सा अरेंज किया है इसको, और कुछ किया नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिस्टेंस क्या करता है बालक? रूट के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। या डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में था आर रूट के, ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा, आप इसको टिक करेंगे। अगर डिस्टेंस को रूट के और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एक साथ अगर देखा जाए तब डिस्टेंस कितना होता है? आर रूट के होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये वाली वैल्यू आप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है पूछिए। कुछ नहीं किए हैं अलग से, हम बस इसी को आपस में अरेंज किए हैं, इसी फार्मूले को। बोलो बालक, कोई डाउट है? नहीं? वो तो के की वैल्यू पर है, के कितना होगा, ठीक है। वो तो के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि डिस्टेंस कितना होगा। अब के कुछ भी हो सकता है।
चला जाए। चलिए, तो कूलम लॉ पे जितना कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई कंसेप्ट से जितने क्वेश्चन आ चुके हैं मैं वो आपको बता दिया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चला जाए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। गुड। इसको मिटा दे बालक। ओ बोला करो। चलिए बालक, एक हमारे पास सब लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो, हिंदी में बोलते हैं बालक समबाहु त्रिभुज। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई प्रॉपर्टी बताएगा क्या होता है? सभी साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक। और एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। कितने होते हैं फिर? 60 डिग्री, ठीक है। चलिए बालक, तो इसमें 3 वर्टेक्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे चार्ज कुछ रखते हैं, मान लेते हैं Q, यहाँ भी मान लेते हैं Q, यहाँ भी मान लेते हैं Q। ये पॉइंट है A B C। तो फाइंड, और डिस्टेंस A सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड फोर्स एट वर्टेक्स A। दिख रहा है क्या वर्टेक्स है? तो पॉइंट A पे आपको बताना है फोर्स कितना होगा। जो पॉइंट A पे जो चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स होगा, बताइए। अगर आप NCERT सॉल्व किए होंगे क्लास 12th में तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, या कोई भी बुक आप सॉल्व किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे। एट वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है बालक शीर्ष। बोलिए बालक कितना? F√3 और कोई X√3 पूरा वैल्यू बोल लो। ठीक है, हाँ बोलिए बालक, क्या बोल रहे थे? R² या A² रहेगा। हाँ हाँ, और लोग बताइए। देखिए, इसके लिए आपको वेक्टर का कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा बोलो, वेक्टर का कुछ कंसेप्ट पता है तुम लोगों को? कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है? 11th में पढ़े रहे होंगे आप लोग। नहीं याद है तो पहले मैं बता दूं। याद है सबको? चलिए पहले वो कंसेप्ट समझिए क्या था, एक बार चलिए याद करिए सब लोग। मान लेते हैं बालक हमारे पास 2 वेक्टर हैं A और B। याद है आप एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े होंगे यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, पढ़े थे कभी? ट्रायंगल मेथड पढ़े रहे होंगे, पैरेललोग्राम मेथड पढ़े रहे होंगे। अब देखो, ये 2 वेक्टर है, इनके बीच का कुछ एंगल होता था थीटा, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होता था जिसको बोलते हैं परिमाण। परिणामी बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, परिणामी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो, रिजल्टेंट वेक्टर रहा कितना बालक? R। तो R की वैल्यू मैग्नीट्यूड उसका देखा जाए, मैग्नीट्यूड होता है परिमाण। तो कितना होता था याद है? R = √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये वेक्टर को अगर ऐड करना हो, अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, ये आप पढ़े हैं। तो A और B जो दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ यूज होगा, क्योंकि फोर्स अगर आप निकाल रहे हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको नॉर्मली जैसे आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं वैसे नहीं ऐड किया जा सकता है। तो पहले तो आप इस पे पॉइंट A पे फोर्स कहाँ कहाँ से लग रहा है उसकी वैल्यू पहले आप निकालिए। आ रहा है समझ में करने, या मैं बताऊं? टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बताइए। आ रहा है? बताएं, बताएं, ठीक है। देखो बालक, यहाँ पे एक चार्ज रखा है और फोर्स पूछा गया है। तो फोर्स के लिए हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, तभी तो एक चार्ज पहले से, दूसरा चार्ज उस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। यही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। देखो अगर बालक यहाँ पे फोर्स निकालना है तो यहाँ पे चार्ज कितना है? Q। अब इस पे देखो फोर्स कहाँ कहाँ से लगेगा।
एक यहाँ चार्ज रखा है क्या पॉइंट बी पे, और एक कहाँ रखा है पॉइंट सी पे। अच्छा पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा है ये इस पे फोर्स लगाएगा किधर। अब आपको ध्यान देना है कि अब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो बताइए क्या होगा, रिपल्सन। पता चला दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो बी पे चार्ज है ए पे फोर्स लगाएगा इसी लाइन के लॉन्ग कहीं बाहर की ओर, क्योंकि रिपल करेगा उसको। अच्छा ए पे जो चार्ज है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहाँ पूछा है, ए पे, तो हम सिर्फ ए पे बात करेंगे, बी पे बात नहीं करेंगे। समझ में आए। इस फोर्स को कुछ नाम देते हैं, एफ बी के कारण लगा है तो चलिए मैं इसको एफ बी मान लेता हूँ कि बी चार्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे फोर्स लगा है। और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, एक चार्ज यहाँ भी है सी पे भी, तो ये भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा किधर, इसी लाइन के लॉन्ग बाहर की ओर, ठीक है। ये भी इधर लगाएगा कहीं इधर, इसको नाम देते हैं एफ सी। अच्छा ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा कहीं इस डायरेक्शन में, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमको कहाँ पूछा है, पॉइंट ए पे पूछा है, तो सिर्फ ए पे देखेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा एफ बी और एफ सी की वैल्यू निकालते हैं कितना होगा। आप मुझे बताएंगे एफ बी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, वही Q1 Q2 होता है लेकिन दोनों सेम है, तो Q इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे एफ सी बताएंगे क्या मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एफ बी और एफ सी दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो मैं ऐसा करता हूँ बालक ना, दोनों को सपोज कर लेता हूँ एक्स। भाई एफ बी और एफ सी सेम है तो हम दोनों को एक ही कुछ छोटा एग्जाम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन मेरा छोटे में सॉल्व हो इसलिए हम कितना कर लिए, एक्स सपोज कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, अब इस फार्मूले का यूज करते हैं। फोर्स देखो बालक एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी तरीके से जो रिजल्टेंट होगा कहीं इसके बीच से जाएगा, पास करेगा। मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एफ होगा। किसका किसका रिजल्टेंट, एफ बी और एफ सी का। अब हमको देखो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी चाहिए, ये एंगल कैसे निकालेंगे समझो। अब ये आपको क्वेश्चन बोल दिया है कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना 60, तो अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, टोटल एफ बी और एफ सी के बीच का 60 होगा, ठीक है। एंगल ही मिल गया। सेम फार्मूला लगाइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे बालक, अंडर रूट। अच्छा दोनों x है तो मैं x लिखूँ, ये भी x के बराबर मैंने सपोज कर लिया, इसको भी x के बराबर, क्या लिखेंगे, चले एक बार करते हैं, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी इंटू एफ सी। इसी तरीके से कॉस थीटा, थीटा कितना है 60। चलो बताओ वाला कॉस 60 कितना, 1/2, ठीक है। तो 1/2 करोगे तो cos 60 और 2 काट दे गया, खत्म हो गया। तो f इज इक्वल टू देखो क्या लिखेंगे, अंडर रूट। अब एफ बी और एफ सी की वैल्यू पुट करते हैं क्या, x, इसको लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस ये भी x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ऐड करिए थोड़ा तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्या, x√3। x की वैल्यू पुट कर दीजिए कोई भी एक उठा के, कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3। बस ये हमारा आंसर होगा। अच्छा अब ये फोर्स आपको चाहे ए पे पूछे या बी पे पूछे या सी पे पूछे, सेम आएगा, आप कहीं भी निकाल लो, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, इस कंसेप्ट का यूज करना है वेक्टर का। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अब, ठीक है। हाँ नोट करिए इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन दे बालक।
सेम क्वेश्चन रहेगा, बस बी पे जो चार्ज है उसको मैंने माइनस क्यू कर दिया है और कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, थोड़ा सॉल्व करिए बालक। सेम क्वेश्चन है, इस चार्ज को मैंने नेगेटिव कर दिया है, बाकी सब पॉजिटिव ही है। अब मुझे पॉइंट ए पे अभी भी आप नेट फोर्स बताइए कितना होगा। जल्दी, कंसेप्ट आपके सामने है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। ठीक है, और कोई बताइए। अब बारी बारी से पहले फोर्स का पहले डायरेक्शन देखिए, क्या डायरेक्शन है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, देन उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व करके बताइए। वो मैं बताऊं? मुझे क्या पता यार। देखो cos 90 प्लस 90 कैसे करता है, ऐसे करते हैं ना, कितना आता है, माइनस साइन 90 होगा, साइन 90 कितना 1, तो माइनस 1। वैसे 180 की जरूरत है नहीं, कैसे आ रहा है, 120 आएगा। हाँ 120 आएगा। सर k² √2। और कोई बताइए, देखते हैं वाला क्या आता है। मुझे आंसर नहीं पता, आप जो बताओगे उसी में से कोई एक सही होगा, या हो सकता है सबका गलत हो। तो अभी बताएंगे या फिर बताएं, टाइम दे अभी और। चलिए अभी बच्चे कर रहे हैं। क्यों बालक, कहीं डाउट हो गया? थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आपको एंगल निकालने आना चाहिए, बस, और कुछ। देखिए बालक, पॉइंट ए पे निकालना है, ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो पहले इनके बीच फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो पॉइंट ए पे अगर निकालना है तो ये कहीं डायरेक्शन जो बाहर की तरफ हो, कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। सही है। चलिए इस फोर्स को मान ले एफ बी। क्या एफ बी की वैल्यू अभी भी यही होगा, या कुछ लोग माइनस बोलेंगे? भाई क्यू इंटू माइनस क्यू करोगे तो कितना आएगा, माइनस क्यू। हाँ देखो, चार्ज अगर प्लस या माइनस में है तो चार्ज का जो प्लस माइनस है वो सिर्फ हमें फोर्स का डायरेक्शन बताता है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें उसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग। ठीक है, चार्ज का प्लस माइनस सिर्फ हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा फोर्स का, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी भी तब इसको हम प्लस क्यू लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन माइनस क्यू क्या बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तभी भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा। इसका देखिए सी के कारण यहाँ के पॉजिटिव दोनों है, कहीं ये डायरेक्शन में जाएगा क्या, क्लियर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अब कहीं इधर जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो दोनों वेक्टर कहीं बीच से पास करता है। तो मान लेते हैं एफ, ये दोनों वैल्यू अभी भी सेम रहेंगी, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके लिए बालक हमें ये देखो एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल कितना, 120। किसी को डाउट है कैसे हुआ, अगर डाउट है तो समझ लीजिए। ये पूरा देखो एंगल कितना 180 होता है क्या, उसमें से ये कितना है 60, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा कितना, 120। अब फार्मूला लगाइए रिजल्टेंट फोर्स का, क्या F इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस 120। कॉस 120 कितना बालक, -1/2। इसको निकालने में किसी को दिक्कत, सबको आता है, बायो वाले बच्चे, मैथ वालों को तो नहीं आता होगा। हाँ मैथ वालों को आता है क्या, पक्का। cos 90 + 30 कर लेंगे। हाँ तो क्या हो जाएगा, 90
90 प्लस 30 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट शिफ्ट हुआ। हाँ। आप cos का वैल्यू माइनस तो माइनस sin थी प्लस sin 30 हो जाएगा और sin 30 का वैल्यू 1/2 तो माइनस लगा देंगे। ओह ऐसा होता है क्या? चलिए अच्छी बात है। एफ है कितना बालक? एक्स कर लें, ये भी कितना एक्स कर लें। अच्छा ये देखो -1/2 होगा तो ये तो 2 तो कट जाएगा लेकिन माइनस बच जाएगा यहाँ, तो इसको एक्स स्क्वायर कर लें क्योंकि ये भी एक्स ये भी एक्स। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? अब देखो हुआ क्या, एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या मिला? क्या √x, रूट से बाहर कर लीजिए x कितना, क्या सही तो है? अच्छा सही है, ठीक है, कहीं दिक्कत है? हो गया बस, ये आंसर होगा जिसका भी आया होगा 1/4 Q² ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। तब अब बताइए, अब करेंगे या मुझे ही करना होगा अभी भी? अब देखो मैं ही क्वेश्चन दूं, मैं ही सॉल्व करूं तो ये कब तक चलेगा? जल्दी करिए, थोड़ा न्यूमेरिक टर्म में पढ़ते हैं। हो गया? तुम लोग बालक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हो? ये डायग्राम मिटा दें? चलो कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग यार। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री, कुछ ऐसा होता है। चलिए तो ये रहा 3 कुछ कर लो यार सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ चार्ज रहा 2 माइक्रोकूलम, यहाँ रहा -1 माइक्रोकूलम, यहाँ रहा 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको नाम देते हैं A B C। नहीं ऐसा कुछ मत करो यार, ऐसे कौन करता है? इसको 4 सेंटीमीटर करिए, इसको 5 सेंटीमीटर करिए। ठीक है, ऐसे सही है क्वेश्चन। बताइए ये क्वेश्चन लिखे हैं, दिख रहा है? ए दिख रहा है? बताइए कितना फोर्स होगा ए पे? अब थोड़ा कैलकुलेशन तुम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कितना स्ट्रांग है। चलो उसके लिए पहले आपको ये डिस्टेंस चाहिए, निकाल लिए कितना? 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम पता है? गुड, मुझे बताना नहीं है, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। अब इनके बीच फोर्स निकालिए, इनके बीच निकालिए, फिर उनका रिजल्टेंट। वैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? ट्रैक्शन हो, ये
ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इनके भी फोर्स कैसा अट्रैक्शन, ये कहीं डायरेक्शन होगा। तो इस फोर्स को कुछ मान लीजिए, इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए। तो F1 की वैल्यू निकाल लिए हैं कितना, वो पूरा वैल्यू पुट करिए अब बालक, अब K के टर्म में नहीं चाहिए मुझे। Yes sir, 1/4 pi epsilon naught into 1/8। चार्ज क्या लिए बालक, सर 2 और 1 ना, तो माइक्रो कूलम में है, माइक्रोकूलम में बना रहे हैं। उसको हम माइक्रो कूलम में है तो इसको आप कूलम में चेंज करेंगे पहले। ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, सब कुछ MKS सिस्टम में रखना है। तो एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम, 10⁻⁻6, ठीक है। 2 × 10⁻⁻6, क्या आंसर बता, F1 बता रहे हो वाला पूरा आंसर, ठीक है। देखते हैं और कोई बताइए। इसको 9 × 10⁻9 करते हैं डायरेक्ट। Q1 कितना लें, 2 × 10⁻6, Q2 कितना 1 × 10⁻6। देखो माइनस साइन सिर्फ हमको क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन, लेकिन क्वेश्चन में हमने माइनस नहीं लिया है, उसको पॉजिटिव लिया है। अपॉन डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करिए, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 4 × 10⁻2 का क्या करना है, स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, मुझे बताइए, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। स्क्वायर करोगे 10⁻4 हो जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, 8, तो 9/8 × 10 के पावर, ये कितना बचेगा -3, ऊपर गया +4, तो 1, 90/8 बचेगा क्या, कटेगा, किससे कटेगा, 2 से। सही है, अभी इतने रहने देते हैं, बोलो बालक सही है ना, इतना न्यूटन, 44/4 न्यूटन आ रहा है। ऐसे F2 निकालिए तुरंत, ये F2, F2 10, अच्छा इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा पता है, 25, कुछ कर रहे आएगा। F2 निकाले आप लोग बालक, F2 देखिए क्या करेंगे, 9 × 10⁻9, फिर से चार्ज का मल्टीप्लाई करिए, 1 × 10⁻6, 1 × 10⁻6 अपॉन 3 सेंटीमीटर है, 3 × 10⁻2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बहुत अच्छे, तो 9 × 10 के पावर ये कितना मिला बालक, -3, इधर स्क्वायर करिए, 9 × 10 के पावर -4, ये कट गया, केवल 10 मिलेगा क्या, ठीक है। कहो तो इसको मिटा दे। उससे पहले देखो बालक F1 मिल गया, F2 मिल गया, डायरेक्शन अलग है, इनका क्या निकाला जाएगा, रिजल्टेंट, इनके बीच से कहीं पास करेगा, मान लेते हैं कितना रहा F कितना होगा, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, थीटा कितना 90, क्वेश्चन में दिया हुआ है। गुड, करते हैं, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 90, cos 90 कितना होता है बालक, 0 होता है, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, हटाओ उसको, √F1² + F2², F1 कितना 11.25 का स्क्वायर प्लस F2 कितना 10 का स्क्वायर। आगे इसको स्क्वायर कौन करेगा। अब देखो हमको एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, तो जो छोटे मोटे पॉइंट वाले होते हैं उसको निगलेक्ट कर दिया करो, ठीक है। हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, अगर उसके आसपास भी आ रहा है तो आंसर हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं एग्जैक्ट आंसर आएगा तभी टिक करोगे।
अगर थोड़ा आसपास आ रहा है पॉइंट में तब भी हम लोग क्या करते हैं, गेस कर लेते हैं कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट वाला टर्म हटा देते हैं। लेकिन 11 का स्क्वायर आपको तो पता होगा कितना, 121। ठीक है, तो रूट 121 प्लस 10 का स्क्वायर 100 कितना बालक, 221। बताइए कितना, अब स्क्वायर रूट आना चाहिए। अगर ये 225 होता तो किसका होता, 15 का। इसका मतलब जब भी आंसर आएगा 15 से कम आएगा, तो 14 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो आंसर हमारा जो आने वाला है वो 14 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ये बात समझ में आ रही है। अगर 225 होता तो 15 होता, ठीक है, लेकिन 4 कम है। ठीक है, तो आंसर हमारा जब भी होगा 14 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शन टी देखना है कौन सा 14 पॉइंट समथिंग है, वो सही होगा, बात खत्म। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे गेस करोगे इस तरीके से। ये होता है इजी तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये नहीं कि बैठ के एक एक पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, इतना नहीं करना होता है। ठीक है, कहीं की बीच में चीज़ें स्किप कर देनी होती है। और ऑप्शन आपको बिल्कुल सही आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको स्ट्रांग रखना है। ठीक है, फास्ट करना है और सही करना है। उसके लिए आपको कई चीज़ें स्किप करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलानी होगी। अब ये सारी चीज़ें एक बार से आएगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। कोई भी क्वेश्चन लेकर बैठा करो तो साथ में टाइमर लगाया करो। मोबाइल सबके पास होगा, ठीक है, टाइमर ऑन करो, देखो उस क्वेश्चन को कितनी देर में कर पाते हो। हालांकि एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें 1 मिनट मिलेगा, आप 1 मिनट में कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। इसको मिटाए तो इसी तरीके से और करते हैं थोड़ा सा। चलिए, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन अब कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर सब लोग जानते हैं स्क्वायर के बारे में, गुड। चलिए, तो अब बालक हमारे पास एक स्क्वायर है, अभी भी चार्ज Q Q Q Q और सभी साइड्स बालक कितना सेम होंगे। ये क्या है, इसका डायगोनल, क्या डायगोनल जहाँ कट किए इसको सेंटर होगा, यहाँ भी चार्ज Q, इसको सेंटर मान लेते हैं O। तो फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बताइए, सेंटर पे नेट फोर्स अच्छा 0 आएगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो, 0 हिंदी में ही बोलो। 0 तो 0 होता है ना, मुझे क्या पता भाई, उसमें कौन सा बड़ा वाला शरत है छोटा वाला शरत, पहले ये बताओ। संजम वाला सर। अच्छा, वाह, ये देखिए सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं। ये वाला शून्य होता है। तुम लोग ऐसे, नहीं हाँ ये, अरे ऐसे लिखते हैं ना, ये ऊपर आता है ये, तो बड़ा सा रहता है तो इसको शून्य बोला जाता है ना, जी मोड़ के बोलना होता है। चलो रहने दो, चलिए कोई नहीं, हिंदी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। हाँ अच्छा, शून्य आ रहा है। और भी बताइए। नहीं मुझे नहीं पता, हे बालिके बताइए। अभी देखते हैं, और लोग बताइए मुझे। जीरो ही होगा, कुछ अलग बताया करो यार, एक ही आंसर कौन बताता है, इतने बच्चे हो, अलग अलग जवाब दिया करो हमको। अभी देखो नया अलग अलग आएगा। जीरो आ रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो भाई।
तब आता इसको माइनस कर दें। हाँ उसको माइनस अलग आएगा नहीं तब तक सर देखो इसके लिए आपको थोड़ी सी स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वैसे जीरो आंसर सही है, जीरो ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा समझते हैं, ठीक। सभी चार्ज सेम है और सब सेम साइन के हैं, ठीक है। सेंटर पूछा है। अब एक बात और जानना होगा कि जो स्क्वायर के डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, ठीक है। जब एक दूसरे को कट करते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं, ठीक है। और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये सभी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या कितना होगा वो बात की बात है अभी, लेकिन जब भी होंगे इक्वल होंगे। तो मैं कुछ मान लेता हूँ, कितना होगा x, ये भी x, ये भी x, ये भी, बस इतने डिस्टेंस लिए हैं। देखो ये x, ऐसे ये भी बस इतने ही है, क्योंकि सभी क्या होते हैं बालक, इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं। तो सभी डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या सभी इस चार्ज पे देखो, अगर इसके कारण इस पे फोर्स लगाया जाए तो जो भी आएगा ये भी सेम फोर्स आएगा, इसके कारण भी सेम फोर्स आएगा, इसके कारण भी सेम फोर्स आएगा। सभी फोर्स इक्वल आएंगे। देखो कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। नाम लिखते हैं थोड़ा, A B C D। ये A के कारण यहाँ फोर्स लगाएंगे, इसको FA लिख दें। अब देखो B के कारण जो फोर्स लगेगा वो कहीं से डायरेक्शन लगेगा, कितना FB। C के कारण कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा FC। D के कारण कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा FD। समझ आ रहा है चारों फोर्स। अच्छा FA होगा कितना, KQ² ऐसे ही क्या सभी बराबर होंगे क्या, देखो थोड़ा तो सभी इक्वल आएंगे। अब समझो, क्या FA और FC सेम है, इक्वल फोर्स है। तो किसी भी बॉडी पे सेम फोर्स लगाओ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अब समझो, मुझे समझ लो, मैं खड़ा हूं, इधर 2 न्यूटन खींचो, इधर 2 न्यूटन खींचो, क्या मैं मूव करूंगा, नहीं करूंगा, यहीं खड़ा रहूंगा। मतलब मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से FC और FD भी एक दूसरे के अपोजिट में है। FB और FD दोनों अपोजिट है, सेम है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, जीरो। तो इसका भी रिजल्टेंट जीरो, इसका भी रिजल्टेंट जीरो, तो फाइनल कितना, जीरो। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा उस पर, जीरो हो जाएगा। या इसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा प्रोसेस, ठीक है। इसलिए आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो नेट फोर्स अगर सभी चार्ज सेम हुए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सेंटर पे जीरो। लेकिन सेंटर पे ये बात ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट पे पूछ लिया इधर, तब जीरो नहीं होगा, तब तो कुछ वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, अगला क्वेश्चन वही रहेगा। आ रहे हैं, इसको आगे चलें। चलो, इस लड़के के हिसाब से बालक ये जो है इस पे चार्ज माइनस क्यू कर लो। अब फिर से मुझे बताओ, तो सबका सम हो जाएगा ना, मुझे क्या पता यार। अच्छा, इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं माइनस क्यू होने पे क्या होगा। तब अभी जीरो ही होगा, ठीक है। कैसे होगा समझते हैं, अलग से डायग्राम बना के। देखो बालक, फिर से लो स्क्वायर लो एक, ये डायगोनल लो, इस पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज माइनस Q। अब यहाँ बताना है फोर्स कितना होगा। बस सेंटर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव था, बाद में क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया है। तो अब बताना है वहां पे कितना होगा फोर्स, जीरो होगा। कैसे समझो, अभी भी डिस्टेंस सभी सेम होंगे। अब देखो, बस केवल सिर्फ होगा क्या, माइनस साइन आने की वजह से सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे, इनके बीच जो फोर्स होगा वो कहीं इधर आ जाएगा, इनके जो बीच होगा वो फोर्स कहीं इधर आ जाएगा। लेकिन अभी भी तो ये दोनों फोर्स सेम रहेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। वैल्यू वही जो पहले लिखे तो वही आएगी, बस फोर्स क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। ऐसे ही इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे फोर्स ये लग गया, यहाँ पे फोर्स ये लग गया। अभी भी ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो साइन सेंटर पे प्लस चार्ज रहे या माइनस चार्ज रहे, फोर्स क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जो बाहर वाले वर्टेक्स पे जो चार्ज रखे हैं वो सेम होने चाहिए। बाकी सेंटर पे चार्ज कुछ भी हो,
सेंटर ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अभी भी बालक स्क्वायर लेते हैं एक ठो, यहां चार्ज Q, यहां चार्ज Q, यहां चार्ज Q, यहां चार्ज Q, ये A B C D सभी साइड सेम। फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स D। दिखा क्या, बताइए D पे नेट फोर्स कितना वहां पे, फिर से बोलिए बालक। √2 देखते हैं, और क्या बताइए, नहीं शायद गलत है, कुछ और करना है अभी उसमें काम। तुम लोग गर्मी लगने लगा क्या, मतलब एसी लगवा देना चाहिए उसमें, लेकिन एसी लग जाएगा तुम लोग सोओगे, नहीं सोएंगे पक्का। चलिए ठीक है, तब करा देते हैं। देखो इसका मतलब तुम लोग 12th में एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व नहीं किए हो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। हाँ बालक बोलिए। KQ²/4S नहीं गलत है। देखो ये सब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, इसका आंसर रट जाना जो भी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर वो आंसर याद रहेगा तो आपको सीधे वैल्यू पुट करना रहेगा, एक तरीके से उसको फार्मूले की तरह यूज करना। जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बोला या स्क्वायर के लिए बताया, ये आंसर इसका रट जाया करना। इसको सॉल्व किया जाए। √2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसके आगे एक स्टेप और है, वो स्टेप तुम नहीं कर रहे हो। बहुत लंबा चढ़ा लाया बालक, हमारे ऊपर से चला गया है, तो थोड़ा अलग अलग डिवाइड करो। तो मुझे क्या पता, चलो लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं कितना आएगा। 2 + 1/2 √2, तो शायद कुछ ऐसा ही आता है, देखते हैं कितना आता है। KQ² /A² √2 + 1 2 + 1 तो 3 हो गया। √2 + 1 नहीं, अच्छा नहीं तो ये भी शायद गलत है। चलिए देखिए बालक क्या करेंगे, पॉइंट डी पे फोर्स पहले निकालिए। ए भी फोर्स लगाएगा इस पे, किधर, कहीं से डायरेक्शन में, FA मान लें। बी भी फोर्स लगाएगा इस पे, कहीं ये गया कहीं से डायरेक्शन में, FB, ठीक है। सी भी फोर्स लगाएगा कहीं इस डायरेक्शन में। बोलो ये सब क्लियर है। थोड़ा FA और FC की बात करेंगे पहले हम। तो देखो FA कितना, KQ² डिस्टेंस कितना, A²। अच्छा FC बताओ तो FC भी सेम आएगा क्या, देखो KQ²
FC भी यही रहेगा। थोड़ा FB की बात करते हैं। FB के लिए देखो बालक, चार्ज तो सेम है, अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना? a√2। पाइथागोरस लगाएंगे, ये भी a, ये भी a, तो क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हमारा है, तो अंडर√a² प्लस a² कितना हो जाएगा? a√2। अब FB अलग से निकाल लेते हैं। FB देखिए कितना आएगा? k q² अपॉन इसका स्क्वायर करिए 2a², बस सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां तो कितने वेक्टर दिख रहे हैं? 3। लेकिन अभी मैंने लिखा था जो वेक्टर के लिए, उसमें केवल 2 ही वेक्टर का रिजल्टेंट निकाले थे। क्या? r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा था, तो वेक्टर a और वेक्टर b था। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें केवल 2 वेक्टर का पता है, 3 वेक्टर का निकालने के लिए नहीं पढ़े फॉर्मूला, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, नहीं जोड़े क्यों? डायरेक्शन तो अलग अलग है बालक ना। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे पहले। किसका निकालेंगे? 2 वेक्टर का। तो पहले क्या करते हैं? FA और FC का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो FB हो जाएगा, वो तो FB हो जाएगा। कैसे FB हो जाएगा? वो तो FB अलग है। तो FA और FC का रिजल्टेंट निकालिए, देखिए कितना आएगा। निकाला जाए? चलिए, तो मान लेते हैं F' आएगा। FA और FC का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? F' आएगा। फार्मूला थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, आपको इजी होगा। FA² प्लस FC² प्लस 2FA/FC cos कितना? अब बताओ FA और FC के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री दिख रहा है? cos 90 कितना? 0। तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो F' कितना आएगा? √FA² प्लस, सही है क्या? अच्छा, दोनों वैल्यू सेम है तो कुछ मैं सपोज कर लूँ x, इजी होगा थोड़ा सा। तो √x² प्लस x² कितना आ गया बालक? चलिए इसको x√2 लिख सकते हैं क्या? x की वैल्यू पता है आपको पहले से? बोलो हाँ, कितना? k q²/a²√2। तो ये गलत है, ये आंसर थोड़ा हमारा है, अभी बचा है। अब देखो F' जो आया बालक, ये किसका रिजल्टेंट आया? FA और FC का। अभी FB बचा है, लेकिन एक चीज और है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो जो F' आएगा वो कहीं FB के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया F', ठीक है, वो किस डायरेक्शन में है? FB के डायरेक्शन में है। अब हम फाइनल रिजल्टेंट निकालेंगे F' और FB का, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो तुम लोग एक स्टेप छोड़ रहे थे, मैं कब से वही कह रहा था, एक स्टेप छूट रहा है तुम लोगों का। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो बालक ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट F आया, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे? FB² प्लस F' प्लस 2FB/F' cos 0 कितना बालक? 1। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे? FB² प्लस F' प्लस 2FB/F'। ये किसी का फार्मूला है क्या? देखो तो, A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़े हैं? A प्लस B का होल स्क्वायर देखा है क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2AB। ये वही है क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट FB प्लस F' का क्या? होल स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कर दीजिए। तो कितना मिला? FB प्लस F'। FB हमको पता है, F' हमें पता है, वैल्यू पुट करिए, कॉमन लेके बताइए कितना आ रहा है। अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं तो KQ², देखो KQ²/a² तो कॉमन है, यहां से क्या मिलेगा? 1/2, यहां से क्या मिलेगा? √2। तो जिसका ये आया होगा ये सही है। 1/2 बस नहीं है। तो नहीं आया है ना? लिखना भूल गए हैं सर। अच्छा, लिखना भूल गए, तो समझ में आया कैसे हुआ है? वैसे इतना लेंदी आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। तरीका सीखिए कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, मैं नहीं करूँगी सेम आएगा, इतना लेंदी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ आपको इसलिए कराए जाते हैं कि आपका प्रैक्टिस रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, सीखिए कैसे किया जा रहा है, इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। बाकी इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे।
तो अब उम्मीद करता हूँ कि कूलम फोर्स से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कूलम फोर्स यहीं पे ख़त्म करेंगे, उसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाएंगे। टाइम हुआ नहीं है, घड़ी मत देखो। हो गया बालक? आगे बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो अगला हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? तो गर्मी तो गर्मी नहीं होगा बालक ना, ठंड थोड़ी लगेगी। जाइए, हाँ क्या बालक पूछिए। cos 0 की वैल्यू 1 होता है, हाँ ये 0 है। ये देखो बालक, ये एफ बी और एफ डैश दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो चलिए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नहीं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पूछ रहा हूं। अच्छा, सब लोग ग्रेविटेशन पढ़े हो, ठीक है। ग्रेविटेशन का फार्मूला याद है? देखो, जिसको ग्रेविटेशन आ गया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, जिसको ग्रेविटेशन नहीं आया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आया। तुमको ग्रेविटेशन का एक एक फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा। बोलो तो कंपेयर करके दिखाएं। इसको नोट कर लिए? देखो, तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर देते हैं 1 मिनट में, लेकिन ग्रेविटेशन याद पता है सबको? पढ़े होगे, भूल भी गए होगे। सही कह रहे हैं ना? सोचो ऐसा पढ़ने का मतलब, पूरा 1 साल तुम लोग अपना दिए, ठीक है, खूब पैसा लगाए। देखो, नहीं 11th में नहीं था, ये बात तुमको नहीं पता है क्या? तो पूछ क्यों रहे हो? अच्छा, तुम भूल गए? मतलब कि हम पढ़े नहीं थे। क्यों? अरे हम लोग का ऐसे ऑनलाइन टेस्ट हो गया था एकदम। अच्छा, उसमें कोरोना था। हाँ। अच्छा, तुम लोग कोरोना वाले हो? ओ, तभी दिक्कत है। परसेंटेज भी अच्छा आया होगा? बहुत कम आया है। अरे तो 12th में फिर हो गया नहीं, हाफ ऑफ टेस्ट लेने लगे सब। चलिए कोई नहीं। तो थोड़ा देखो, अगर तुम्हें ग्रेविटेशन अगर याद हो तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे कर सकते हो, ये चुटकी बजा करोगे। इसको मिटा दे। पढ़े हो न्यूटन का नियम? 2 बॉडी है, एक का मास m1, एक का मास, इनके बीच का डिस्टेंस r। क्या फोर्स पढ़े थे, याद है? सही है, आ जाओ। Q1 पढ़े हो, Q2 पढ़े हो, डिस्टेंस r पढ़े हो, कितना फोर्स? ठीक है। तो ग्रेविटेशन में मास को चार्ज से रिप्लेस कर दो। चार्ज को किससे रिप्लेस, सॉरी मास को किससे रिप्लेस करो? चार्ज, ठीक है। और g को किससे रिप्लेस करो? तो ग्रेविटेशन का जितना भी फार्मूला होगा सब तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक मिल जाएगा। वहां तुम लोग पढ़े हो, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े थे? याद है क्या होता है फार्मूला? Gm/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? E = I = वहां बोलते थे, क्या पढ़े थे? Gm/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, G को रिप्लेस करो किससे? मास को किससे रिप्लेस करो? देखो यही होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े हो? नहीं, Gm/r होता है, रिप्लेस करो, तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो? क्या होता है? Gm1m2/r होता है, रिप्लेस करो, तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़े हो तुम लोग, सिर्फ क्या करना है? रिप्लेस करना है। रिप्लेस कर दो, एक एक फॉर्मूला तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए याद होना चाहिए। मतलब सर ये पढ़ लेंगे तो ग्रेविटेशन में तैयार हो जाएगा। ग्रेविटेशन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक एक कंसेप्ट वही रहेगा। ऐसा नहीं कि बस ये रिप्लेस करोगे तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट भी वही रहना है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट भी वहाँ पे लगेगा, या जो वहाँ पे कंसेप्ट पढ़े हो वही कंसेप्ट यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ चार्ज के लिए पढ़ते हैं, वहाँ मास के लिए पढ़ते हैं, बस इतना अंतर होता है, बाकी सब कुछ वही होता है। जैसे तुम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े रहे होगे, याद है, पता है क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड पता होगा तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाएगा। बताइए क्या पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड? एरिया है, उसमें कोई चार्ज आएगा तो एक फोर्स। हम पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो तुम चार्ज की बात कर रहे हो। अच्छा, कोई मास आएगा। पत्थर ऊपर फेंक के, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? कहाँ सब खेलते हैं? कोई हाथ ही नहीं खड़ा किया है। कहाँ ध्यान है बालक? क्लास में ध्यान है? किसके ऊपर? चले, हाँ बताइए। ग्रेविटेशनल फील्ड, कुछ भी आप ऊपर फेंकते हो पत्थर तो नीचे आता है, क्यों आता है? ग्रेविटी के कारण। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई सैटेलाइट होता है बाहर चला जाता है तो अर्थ पे आता है, क्यों? एरिया से बात है। जितना सब एरिया ग्रेविटेशन उसके बाद। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि तुम लोगों को जहाँ घर होगा वहाँ पे तुम लोग एकदम भोकाल में घूमते होगे, है? कोई अगर छू दिया तो काट के फेंक दोगे, ऐसा होता है? वही अपने एरिया से बाहर चले जाओ तो क्या होता है? तब वहाँ गुंडागर्दी करते हो थोड़ा बहुत, मत करना, नहीं बहुत मारे जाओगे। जैसे देखिए बात, हर चीज का एक एरिया होता है, ठीक है, एक रीजन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बालक, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का एक रीजन है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो अर्थ उसको क्या करेगा? तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। अगर उस रीजन से बाहर रहेंगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो एक ऐसा रीजन होता है किसी भी बॉडी का जिसके अंदर अगर कोई बॉडी आता है तो वो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है, तो उस रीजन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और तुम्हें बता दूं, तुम जो मोबाइल फोन यूज करते हो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करता है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं कैसे। कभी ऐसा देखो, बात करते हो तो कहते हो यार नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। या तुम लोग बाहर निकल के टहलते हो, नेटवर्क पकड़ाते हो, तो क्या पकड़ाते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ाते हो, ठीक है। वो जो बना होता है ना लाइन, वो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, ठीक है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वहाँ पे नेटवर्क तुम्हारा क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है उसको जानने के लिए वो बहुत लंबा क्लास चाहिए, तो 1 ईयर वाले में कभी आना तो बताएंगे, ठीक है, कैसे काम करता है वो, आपका मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। तो आप कभी ये मत कहना कि जो मोबाइल फ़ोन है नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आता है, क्या नहीं आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, ठीक है। तुम उस रीजन से बाहर हो जाते हैं। देखो इसलिए हर जगह टावर लगाए गए रहते हैं, तो हर टावर का अपना एक एरिया होता है, उसके अंदर आप रहेंगे तभी आपके मोबाइल नेटवर्क रहेंगे। उस रीजन से बाहर चले जाएंगे तो नेटवर्क खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए फिर दूसरा टावर लगाया जाता है ताकि आप दूसरे एरिया में गए तो दूसरा नेटवर्क पकड़े आपके मोबाइल में, ठीक है। इसलिए जगह जगह टावर लगाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही होता है बालक। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? चार्ज की बात करते हैं, तो हर चार्ज का अपना एक रीजन होता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आया तो उस पर फोर्स लगेगा, अगर उस रीजन के बाहर चले गए तो फोर्स नहीं लगेगा, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ न कुछ वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या सारा कुछ होता है, इसको जानने के लिए मिलेंगे कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।